नमस्कार। मैं डॉक्टर एच एन व्यास, डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी, माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन सेकेंड ईयर में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्राथमिक एवं द्वैतिक तथ्यों में अंतर के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कल अपन ने पढ़ा था तथ्यों के प्रकार, जिसमें मैंने आपको स्पष्ट किया था कि तथ्य दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक तथ्य और दूसरा द्वैतिक तथ्य। उसमें पीवी यंग द्वारा दोनों की जो डेफिनेशन दी गई थी उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया था, और दोनों ही जैसे प्राथमिक और द्वैतिक तथ्यों की विशेषताएं भी मैंने आपको बताई थी। मैं सोचता हूँ शायद आपको समझ में आया होगा। आज अपन इन्हीं विशेषताओं के आधार पर प्राथमिक एवं द्वैतिक तथ्यों में अंतर करने का प्रयास करते हैं कि दोनों किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं, क्योंकि निश्चित रूप से दोनों एक जैसे नहीं हैं। पहला, प्राथमिक तथ्यों का संकलन अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रथम बार किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो अनुसंधानकर्ता होता है वो स्वयं फील्ड में जाकर इसको पहली बार डाटा कलेक्शन करता है। द्वैतिक तथ्यों का संकलन पूर्व में ही कर लिया गया होता है और शोधकर्ता अपने शोध कार्य में महत्वपूर्ण होने के कारण उन्हें दोबारा प्रयोग में लेता है। अर्थात जो अनुसंधान करता है उसका डेटा कलेक्शन के समय उसका कोई रोल नहीं होता है, और वह जब किसी दूसरे ने इसका डेटा जो अवेलेबल है उनको अपने शोध कार्य में इसकी महत्वपूर्ण होने के कारण उनका प्रयोग वो करता है। दूसरा, प्राथमिक तथ्य मौलिक होते हैं, अर्थात जब कोई भी कार्य स्वयं द्वारा किया जाता है तो निश्चित रूप से वो मौलिक ही माने जाएंगे। और जब अपन द्वैतिक तथ्यों की बात करते हैं तो द्वैतिक तथ्यों में मौलिकता का अभाव होता है, जैसा कि स्पष्ट है, क्योंकि वहाँ आप स्वयं कार्य कर रहे हैं और यहाँ जब सेकेंडरी डेटा का प्रयोग कर रहे हैं तो वो जो कुछ अवेलेबल है उसके आधार पर आप बातचीत करेंगे। तीसरी बात जब करते हैं कि प्राथमिक तथ्य स्वयं अनुसंधानकर्ता के द्वारा अथवा उसके निगरानी में संकलित किए जाने के कारण ये तथ्य विश्वसनीय होते हैं। अर्थात जब अनुसंधानकर्ता स्वयं या अपने साथियों के द्वारा अपनी उपस्थिति में इस कार्य को संपादित किया जाता है तो उसमें एक ऐसा विश्वास होता है कि ये डेटा 100% सही है। जबकि जो सेकेंडरी डेटा होते हैं इन तथ्यों का संकलन पूर्व में ही कर लिया गया होता है, अतः विश्वसनीय तो होते हैं, अविश्वसनीयता का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन में रहता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। फोर्थ जो है प्राथमिक तथ्यों के बारे में, कि प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने में अधिक श्रम, धन व समय की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से प्राइमरी डेटा जब कलेक्ट करने जाते हैं तो अपना आना जाना खर्चा वो सारे लगते ही हैं, और जो सेकेंडरी डेटा है वो बिना समय के और बिना श्रम और धन के ये प्राप्त हमें मिल जाते हैं। फिफ्थ जो है प्राथमिक तथ्य अप्रकाशित होते हैं, क्योंकि पहली बार जब कलेक्ट हो रहे हैं तो पहली परिस्थिति में वो कभी भी प्रकाशित नहीं हो सकते। जबकि द्वैतिक तथ्य जो होते हैं जो कि पूर्व में एकत्रित किए जा चुके होते हैं, अतः इन्हें संकलित करने में अधिक धन, समय और श्रम की आवश्यकता नहीं होती है, और साथ ही साथ ये प्रकाशित भी हो सकते हैं और अप्रकाशित भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्राथमिक तथ्य नवीन होते हैं निश्चित रूप से, और जो सेकेंडरी डेटा होते हैं वो नवीनता का अभाव लिए होते हैं क्योंकि यदि हम सेंसस की बात करते हैं तो उसका जो प्रति 10 वर्ष में डाटा कलेक्शन की बात होती है तो 2000 अभी जो नेक्स्ट पॉपुलेशन की जो गणना होगी 2021 में, तो वो जो डाटा होंगे उसको हम लोग 2030 तक का प्रयोग करते हैं। अर्थात 10 वर्षों के डेटा, क्योंकि निश्चित रूप से 10 वर्षों में ये डेटा में परिवर्तन आ जाता है, फिर भी हम लोग उसमें नवीनता का अभाव नहीं देखते। अब अपन बात करते हैं सोर्स ऑफ डेटा, तथ्यों के स्रोत क्या हो सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान में प्रयुक्त किए जाने वाले सूचना सामग्री में से कुछ सामग्री तो शोधकर्ता को द्वितीयक लिखित प्रलेखों, रिकॉर्ड आदि के रूप में प्राप्त हो जाती है,
परंतु ये आवश्यक नहीं है कि द्वितीयक सामग्री सदैव उपयोगी हो या केवल ऐसी सामग्री से ही काम चलाया जा सके। विशेषतः लगातार परिवर्तनशील सामाजिक वास्तविकता के अर्थपूर्ण, विश्वसनीय तथा उपयोगी अध्ययन हेतु नवीन जानकारियों का संकलन भी आवश्यकता है। अतः सामाजिक अनुसंधान में आवश्यकता अनुसार द्वैतिक तथ्यों तथा जानकारियों के साथ साथ प्राथमिक तथ्यों तथा जानकारियों का सहारा भी लिया जाता है। अनुसंधान में यह कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो सदैव एक जैसी नहीं रहती है। इसलिए हमेशा हम लोग सेकेंडरी डेटा के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारी जो सामाजिक सिस्टम है, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, वो दिनों दिन बदलता चला जाता है। कल क्या व्यवस्था थी, आज क्या व्यवस्था होगी और कल क्या व्यवस्था होने वाली, इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। कोविड-19 से पूर्व हम लोगों को कदापि पता ही नहीं था कि पूरी विश्व की जो अर्थव्यवस्था होगी इस कोविड-19 की वजह से धराशायी हो जाएगी। सारे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन की बात करनी पड़ेगी, परंतु परिस्थितियों ने ऐसी करवट बदली कि हमें सभी को, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का बच्चा हो, चाहे मिडिल स्कूल का बच्चा हो और चाहे कॉलेज जाने वाला बच्चा हो, सभी को ऑनलाइन शिक्षा की बात की जाने लगी और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो सामाजिक व्यवस्था है वो हमेशा परिवर्तनशील रहती है। इसी कारण हमेशा हम लोग सेकेंडरी डेटा का प्रयोग नहीं करते, तो कई बार हमें या अधिकांश समय हम प्राथमिक तथ्यों का सहारा भी लिया जाता है। अनुसंधान में यह कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं तो हमें प्राइमरी तथ्यों पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। अतः तथ्यों के संकलन हेतु अनुसंधानकर्ता सर्वप्रथम ये निश्चित करता है कि वह तथ्यों का तथ्यों का सलेक्शन किन स्रोतों से करेगा। जो तथ्य जो कलेक्ट किए जा रहे हैं, आंकड़े हैं, वो किन स्रोत के माध्यम से इकट्ठे करेगा। इन स्रोतों का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किए जाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा शोध परिणामों और सिद्धांतों में गलत सिद्ध होने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि जो डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं वो उनके स्रोत क्या होंगे, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा, क्योंकि ये हम ऐसे ही हवा में बात नहीं करते हैं। जब हम रिसर्च का प्रारंभ करते हैं तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए या हमें एक निर्णय करना पड़ेगा कि हमारे जो उत्तरदाता होंगे वो कौन होंगे, किस प्रकार के होंगे और हमें किन किन से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, किस प्रकार से डेटा कलेक्ट करने की आवश्यकता रहेगी। इन स्रोतों का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किए जाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा शोध परिणामों और सिद्धांतों के गलत सिद्ध होने की संभावना बनी रहती है। तथ्यों के स्रोत को वैज्ञानिकों के द्वारा मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है, पहला प्राथमिक स्रोत और दूसरा द्वैतिक स्रोत। अब हम बात करते हैं सामग्री के स्रोत, प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोत, प्राइमरी या फील्ड सोर्सेस, द्वैतिक प्रलेखीय स्रोत, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। जो प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोत होते हैं उसमें दो प्रकार की बातें आती है, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत, ठीक है। और जो हमारा प्रत्यक्ष स्रोत है उसमें क्या है, अवलोकन, निरीक्षण, है ना, मौखिक वार्तालाप अथवा साक्षात्कार। और जो अप्रत्यक्ष स्रोत है, जो इनडायरेक्ट सोर्सेज है, वो है प्रश्नावलियाँ हैं, मतपत्र है, रेडियो है, अपील है, ये सारे डेटा है। और द्वैतिक जो प्रलेख है उसके अंदर बात करें, इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत प्रलेख और एक सार्वजनिक प्रलेख। और व्यक्तिगत प्रलेख में क्या क्या हो सकता है, जीवन का इतिहास, बायोग्राफी, डायरिया, है ना, जैसे गांधी जी का अध्ययन करना है तो उनके अपने जो पत्र हैं उनको, उनके सारे, उनकी जो डायरी है, उनके सारे, उनके जीवन का जो इतिहास है उसके बारे में अध्ययन करके हम इस पर अध्ययन किया जा सकता है। पत्र, संस्मरण, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत आती है। और जो सार्वजनिक प्रलेख है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, उसमें दो प्रकार के, एक प्रकाशित प्रलेख और दूसरा अप्रकाशित। क्योंकि जो प्रकाशित प्रलेख है वो तो सभी के सामने है, जैसे उसमें दो प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं, एक विभिन्न प्रतिवेदन और एक अन्य स्रोत। विभिन्न प्रतिवेदन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आयोग, परिषदें तथा समितियाँ
शोध संस्थान इत्यादि, जो अपने समय समय पर रिपोर्ट प्रकाशित करते रहते हैं। और अन्य स्रोत में क्या है, सरकारी गजेटियर, जो सरकार गजट प्रकाशित करती है, राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों अलग अलग। पुस्तकें, संदर्भ, सूचियाँ, तथ्यों के बुलेटिन, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं ये प्रकाशित होती है ना। और दूसरी चीज है जो कि सार्वजनिक प्रलेख होते हैं, दूसरी जो चीजें होती है सार्वजनिक प्रलेख हो गया, इसमें इसका जो दूसरा जो रूप है वो अप्रकाशित है। अप्रकाशित माने जैसे एक तो सरकारी रिकॉर्ड, क्योंकि हर सरकारी रिकॉर्ड को प्रकाशित करना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जहाँ पर होता है उसको अगर नियमानुसार हमें वो दे सकते हैं डेटा के लिए, तो ऐसे कई देश की सुरक्षा की जो डेटा होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं, परंतु जो ऐसे डेटा होते हैं जिससे देश में कोई सुरक्षा का अभाव नहीं हो तो वो डेटा हमें मिल सकते हैं। तो जैसे सरकारी रिकॉर्ड है, दुर्लभ हस्तलेख है, शोध प्रतिवेदन है, ये सारी चीज़ें हमारी जो सेकेंडरी सोर्सेज है डेटा कलेक्शन के, उस पर अप्रकाशित के अंतर्गत हम श्रेणी में लेते हैं। सबसे पहले प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी जो रिसोर्सेज हैं वो सोर्सेज इस प्रकार है। पीबीएम कहते हैं कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्तर पर तथ्यों के संकलन में सहायक होते हैं। इस भांति सार रूप में जिन स्रोतों से प्राथमिक तथ्य प्राप्त किए जाते हैं वे स्रोत ही प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में जैसा कहा जा चुका है कि प्राथमिक स्रोत प्रथम बार जानकारी सूचनाएं प्रदान करते हैं, संकलनकर्ता के द्वारा ही इन तथ्यों को संकलित किया जाता है, इसी कारण ये मौलिक भी होते हैं। अर्थात पीबीएन इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो डाटा प्राइमरी डाटा हैं वो हमेशा मौलिक रहते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता द्वारा या उसके जो संकलन करता है उनके द्वारा ये सूचनाएं पहली बार इकट्ठी की जाती है और वह उसके अंतर्गत सम्मिलित होता है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होते हैं। प्राथमिक स्रोतों के गुण, पहला अधिक विश्वसनीय। प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाएं प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा संकलित होने के कारण अधिक विश्वसनीय होती है। हम इस पर जो डाटा कलेक्शन दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये हमारे प्राइमरी डेटा हैं, उन्होंने अपनी आंखों के सामने उन घटनाओं को घटते हुए देखा है, इसलिए अधिक विश्वसनीय मानने का प्रयास किया जाता है। दूसरा वास्तविक चित्रण, क्योंकि जो कुछ सामाजिक घटनाएं घट रही है और शोधकर्ता उनको प्रत्यक्ष संपर्क में रहकर उन डेटा का कलेक्ट कर रहा है या कलेक्शन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो वास्तविक चित्रण का रूप ले लेते हैं, है ना। एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में जाना जाता है। तो इन स्रोतों के से तथ्यों का संकलन करते समय शोधकर्ता और अध्ययन इकाइयों में प्रत्यक्ष संपर्क होने के कारण अनुसंधानकर्ता को अध्ययन इकाइयों के अवलोकन का अवसर भी प्राप्त होता है, जिससे वास्तविक और गोपनीय सूचना भी प्राप्त होती है। तीसरा, स्वाभाविक प्रदर्शन। इस भांति अवलोकन का अवसर प्राप्त होने के कारण उत्तरदाता की कृत्रिम अथवा बनावटीपन को भी समझा जा सकता है, साथ ही उसके पूरक प्रश्न पूछते हुए मौलिकता को बनाए रखना संभव होता है। अधिक लोचपूर्ण, मोर फ्लेक्सिबिलिटी। प्राथमिक स्रोत का एक महत्वपूर्ण गुण इसका लोचपूर्ण होता है, अर्थात तथ्य संकलन के दौरान यदि निदर्शन का आकार कम या अपर्याप्त लगे तो अध्ययनकर्ता इनकी संख्या को घटा बढ़ा भी सकता है। साथ ही अध्ययन प्रविधि के चुनाव व स्वरूप को भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। माना कि अनुसंधानकर्ता को ये लगे कि जो डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं वो शायद उसके लिए इस जो सैम्पलिंग है उसके लिए पूर्ण रूप से उपयोगी नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने सैंपल को बढ़ा सकता है, या जो प्रश्न वह पूछने जा रहा है उन प्रश्नों के उत्तर उस प्रकार से नहीं आ पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता इस क्षेत्र को बदल सकता है, अपने सैम्पलिंग को बदल सकता है। फिफ्थ है अधिक व्यावहारिक, प्रैक्टिकल यूटिलिटी। तथ्यों को संकलित करने का यह स्रोत अधिक व्यावहारिक है, क्योंकि प्रत्यक्ष संपर्क से सूचनाएं एकत्रित करना अधिक सरल और सुविधाजनक होता है, इसीलिए इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। कल अपन पढ़ेंगे प्राथमिक स्रोतों के दोष। धन्यवाद।